महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा एक शूद्र जातियां हैं, एक अतिशूद्र जातियां हैं। उन्होंने अतिशूद्र जातियां उन्हीं को कहा जिनको अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको उन्होंने बोला अतिशूद्र, और उनको बोला शूद्र। तो दोनों को मिला के उन्होंने बोला क्या नाम, बहुजन समाज। ईडब्ल्यूएस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी का मतलब ये होता है, अभी एक केस आया है राजस्थान का, वो शेड्यूल कास्ट का ही मतलब बच्चा है और मेरिट में आ रहा है, तो उसको जनरल में ना दे करके शेड्यूल कास्ट में डालते थे। तो जो आप ईडब्ल्यूएस में जनरल का कोटा है कि जनेऊ का कोटा है? वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में वो जनरल का कोटा है। तो समान वोट का अधिकार उनको दिलवाया, समानता। अब ये बाबाओं की क्या वो औकात है जो मतलब बोलेंगे अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मतलब उसके खिलाफ बोलेंगे? वो तो क्या कह सकते हैं उसको, इंसान कह सकते हैं आपको? वो तो जानवर ही है। एक मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को समुद्र में निकल के खा जाती है। एक जंगल में मतलब जो कमज़ोर होता है जानवर उसको खा जाता है जो मजबूत जानवर। तो व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि कमज़ोर का संरक्षण हो और कमज़ोर भी मतलब उसके बराबर मतलब धीरे धीरे करके बराबरी पा सके, इसलिए साथियों, आज खास मुद्दे पर मैं समझने के लिए आया हूं कि जिस देश में बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसी देश में अगर एससी एसटी को गाली देना अपराध न माना जाए तो ये सिर्फ फैसला नहीं, चेतावनी है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश को बहुजन दृष्टिकोण से मैं समझूंगा कि कानून क्या कहता है और हमें क्या समझना चाहिए। साथियों, ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये केवल कानून का मसला नहीं है, आपके सम्मान और अधिकार का मामला है। इसको पूरा अंत तक देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रामभद्राचार्य ने महिलाओं को अपमानित शब्द कहा कि महिलाओं का फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी बताऊंगा। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जो विवाद प्रयागराज में नहाने गए थे, सरकार ने उनको करा के परमिशन उन्होंने लिया नहीं, वो कह रहे हैं मैंने परमिशन लिया था, सूचना दिया था। ये क्या विवाद है? और जो अस्मित गौतम है उसके ऊपर अब FIR दर्ज हो गया है जो कि अभी 17 साल का है। और उसी पैरेलल में एक लड़का है गोलू करके, उसको कैबिनेट मंत्री उनको अवार्ड दे रहा है। ये भेदभाव ये समाज में ऐसा क्यों है? मैं समझूंगा कि आखिर ये मामला क्या है। सर कि सामाजिक चिंतक हैं, समाज को अच्छी पैनी निगाह से देखते हैं। सर सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं आपसे समझने के लिए आया हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि SC ST को गाली देना अपराध अब नहीं माना जाएगा, कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो एट्रोसिटी एक्ट है 89 में बना है, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। उसमें एक धारा है 31R। उस धारा में अगर कोई जो SC ST का व्यक्ति है उसको जो गैर SC ST व्यक्ति उसके लिए उसके ऊपर कोई एट्रोसिटी करता है जिसमें गाली भी है तो गाली देता है, और उसके अंतर्गत उनके लिए गैर जमानती वारंट मतलब दिया जाता है। और उसमें 6 महीने तक का मतलब कम से कम सज़ा है, अधिक से अधिक 5-6 साल तक की सज़ा उसको दी जा सकती है अगर वो अपराध सिद्ध होता है कोर्ट में तो। लेकिन वो गैर जमानती है तो अगर FIR होती है तो उसकी जमानत नहीं होती है, तो उनको उस समय तक तो जैसे जो एट्रोसिटीज के अंतर्गत कवर होता है जो समाज, उस समाज के व्यक्ति को अगर कोई एट्रोसिटी करता है, अपमानित करता है उसके लिए, तो उसमें एक डर पैदा करने के लिए ये मतलब कानून लाया गया था 89 में। तो अब जो है उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खुद ही एक्ट जो हमें पीड़ित करता है। हम तो उसको पीड़ित नहीं करते हैं, लेकिन बदले की भावना से भी बहुत सारे लोग जो है हमें फंसाने के लिए इस तरह के FIR कर देते हैं। और FIR करने का मतलब जो है वो उसको जेल में जाना, उसकी जमानत नहीं होना, और उसके ऊपर अगर सज़ा भी हो गई तो कम से कम 6 महीने और बहुत एक लंबी 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 6 साल तक की हो सकती है।
तो ये जो एक एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मतलब एक प्रावधान है। दूसरा जो प्रावधान है वो क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत होता है, जो CRPC है। तो उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो तो लगती हैं। अगर आप किसी को मारेंगे, गाली देंगे, ये सामान्य धाराएं हैं। वो तो कोई भी चीज जनरल का जनरल के साथ में करे, कोई आदमी मतलब दूसरे आदमी को अगर प्रताड़ित करता है, अपमानित करता है, तो उसके ऊपर भी सामान्य धाराएं वो लगती हैं, मतलब इसके क्रिमिनल एक्ट की जो है। तो ये जो है ये स्पेशल एक्ट है, जो एट्रोसिटी एक्ट है, ये उनके प्रति लागू होता है जब SC ST के ऊपर कोई गैर SC ST का व्यक्ति मतलब उसके ऊपर ये अपराध करता है, तो उसको अपराध माना जाए या अपराध नहीं माना जाए। तो इसके मामले में अभी जो लेटेस्ट जो मतलब जो केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो पीछे हाई कोर्ट का जो मामला है रेफ़र किया है उन्होंने, तो वहाँ पे उनको सज़ा मिली होगी। तो उसको सज़ा को मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कम कराने के लिए। तो ये अभी लेटेस्ट मतलब जो अभी मामला है 20 तारीख का ही है। उसमें कोर्ट की बेंच ने ये फैसला दिया कि अगर वो सिद्ध नहीं होता है, सार्वजनिक रूप से अगर वो गाली जाति सूचक शब्द अगर उसने नहीं बोला है, तो ये 3(1) के अंतर्गत नहीं आएगा। 3(1) के एट्रोसिटीज एक्ट 89 3(a) के 3(1) के अंतर्गत नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर उसको उसकी जमानत हो सकती है मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होने के बाद में। और दूसरा ये है कि जो फिर उसकी जमानत हो सकती है तो वो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कवर ही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपराध अगर किया है तो सामान्य धारा में तो कवर होगा। जो क्रिमिनल CRPC है तो उसके अंतर्गत तो कवर होगा ही, वो भले ही SC ST एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के आ जाने के बाद भी, ये निर्णय आने के बाद भी ये उन्होंने उसमें जो डायरेक्शन दिया है ये है। और इसके ऊपर अभी बहुत सारे मतलब मामले हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले एक केस आया था पीछे से रेफ़र होकर के इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है जो क्या नाम है जो SC ST एक्ट है इसके लिए बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया था। जब निष्क्रिय कर दिया गया था तो आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था देश के अंतर्गत। देश के अंतर्गत जब आंदोलन चला तो इसको रिव्यू किया गया। 89 का जो एट्रोसिटी एक्ट है जो इसको रिव्यू किया गया और इसको पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, अभी इसके अंदर भी ऑप्शन होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, एक जज की खंडपीठ ने दिया है, 2 जज की खंडपीठ ने दिया है। उसके बाद और भी खंडपीठ होती हैं ऊपर, मतलब 5 जज की होती है, 7 जज की होती है, 11 की होती है। मतलब उसके ऊपर रिव्यू भी कर सकते हैं हम उसके लिए। तो हम अगली पीठ में भी मतलब जा सकते हैं अगर दूसरी पार्टी जाना चाहती है तो। ये भी ओपन रहता है कोर्ट के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो पीठ होती हैं मतलब बड़ी पीठ में जा सकते हैं, छोटी पीठ के फैसले के अंतर्गत। तो अभी ये भी ओपन अब जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो सरकार चाहे तो इसको रिव्यू भी कर सकती है, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, उसके लिए कानून में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये उसका कानून है और पहले भी मतलब ये चेंज हुआ है, सेंटर का कानून है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर होगी जो होगी। लोकतंत्र है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब उसके अंदर धाराओं के अंतर्गत चेंज होते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का काम है वो अपना मतलब अपना संज्ञान लेते हैं उसके ऊपर। तो उनके ऊपर तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हैं कि जज ने मतलब कैसा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज़ है और जज एक मतलब अलग चीज़ है, और व्यक्ति मतलब एक अलग चीज़ होती है। कौन से समाज से आते हैं व्यक्ति मतलब उसी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो उनके अंतर्गत मानसिकता हो सकती है। कोई व्यक्तिगत रूप से मतलब उसको निर्णय के लिए बदलता है, तो व्यक्तिगत जो अपनी मानसिकता होती है उसके आधार पर भी निर्णय वो कभी कभी ले सकते हैं अपनी उसके अंदर विवेक के अनुसार। तो कानून और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था बार बार जब संविधान पेश कर रहे थे कि संविधान तो बहुत अच्छा है और इसको अगर चलाने वाले जो है अगर अच्छे नहीं होंगे, उनके हाथ या जो संचालन करते हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो उसको चलाते हैं संविधान को, तो वो उसी तरह से उसका विवेचना करेंगे, उसकी निर्वचन करेंगे संविधान का अपने हिसाब से। तो वो निष्क्रिय भी कर सकते हैं, और अगर निष्क्रिय संविधान होगा, चलाने वाले अच्छे हैं, तो उसको सक्रिय भी कर सकते हैं। तो संविधान को अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान खराब भी संविधान बहुत अच्छा बन सकता है, और संविधान अगर कानून बहुत अच्छा है, चलाने वाले ख़राब हैं, तो वो उसका असर भी जो है बेअसर हो जाएगा और ख़राब साबित हो जाएगा। वो लोग कहेंगे संविधान ही ख़राब है, लेकिन संविधान कोई ख़राब नहीं होता, लोग मतलब ख़राब होते हैं।
और इसमें लोकतंत्र है, उसमें बदलते रहते हैं चलाने वाले लोग। संचालक जो है अभी दूसरा है, कल के लिए दूसरा हो जाएगा। चूँकि सुप्रीम पावर जो है मत के ऊपर होती है। जो मताधिकार होता है वो इसलिए दिया बाबा साहब ने, उससे पहले तो मताधिकार दिया कानून देने से पहले कि इसको बदलने का अधिकार मैं जनता को ही दे रहा हूँ। तो जनता को लिए एक वोट का अधिकार है, एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाता है, सांसद या एमएलए को कानून का निर्माता माना जाता है और एमपी को भी कानून का निर्माता माना जाता है। तो कानून जो बनाए जाते हैं संविधान में, उस संविधान में संशोधन होते हैं। कितने संशोधन हो गए संविधान जब से बना है तब से। सर मैं आपसे रोक रहा हूँ, सॉरी। मैं कहूँ ये फैसला है या चेतावनी है सर? देखिए, ये इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते जो कोर्ट का जो फैसला होता है वो अपने मतलब लॉ के मुताबिक और अपने विवेक के मुताबिक मतलब उसको देते हैं। लेकिन हम चूँकि आउट ऑफ मतलब कोर्ट हैं और हमारा मतलब जो काम होता है कि जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट एक मतलब संस्था है, उसको माना जाता है कि ये जो भी फैसला है सही है या गलत है, उस पर निर्णय लेकर के हमें मतलब उसके लिए अगर गलत है तो ये वकीलों का काम है और मतलब जो पार्टी है जो पीड़ित पार्टी है वो मतलब कोर्ट में फिर से जाए और उसको रिव्यू कराने के लिए अपील करे। जी सर, समाज से आवाज़ एक निकल रही है और सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि SC/ST एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। SC/ST एक्ट से OBC में और SC में जो सामाजिक दूरियां बढ़ती हैं तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, पहले तो ये जो एक्ट है, एक्ट में मैं मानता हूँ कुछ दुरुपयोग भी होता है और उसका मतलब उससे डर भी पैदा होता है समाज के अंदर। तो बड़े संख्या में एट्रोसिटी एक्ट है, उसके बावजूद ही इतने मतलब मामले रिकॉर्ड में आते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर कितने रिकॉर्ड में आएंगे ये आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। 89 से पहले का आप अध्ययन करिए। इस पर हम कौन कहते हैं कि नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं इसके ऊपर कमेटी बनाई जाए और उसमें सभी समाजों के लोग रखे जाएं और इसको रिव्यू करें बाकायदा। उसमें देखें कि 89 से पहले कितने मतलब अपराध होते थे इनके साथ में और कितने मतलब पुलिस में रिकॉर्ड होते थे, कितने रिकॉर्ड नहीं होते थे, और 89 के बाद में कितने घटे हैं कि बड़े हैं जी। और अगर मतलब घटे हैं, इसका मतलब जो 89 का एक्ट है वो इफेक्टिव है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। सर एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर सवर्ण SC/ST को, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे चमार कर दिया, वो चमरा कर दिया तो उनको पे SC/ST के लग गया सर। लेकिन अगर कोई SC/ST के लोग वो बबना, वो ठकुरा, वो बनिया कर दिया तो उनको पर तो कोई एक्ट नहीं बना है। तो इस तरह से उनके ऊपर तो एक्ट बनना चाहिए उनके सुरक्षा के लिए। ऐसा है, जो आपने मनुस्मृति में समझता हूँ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। एक तो मतलब शासक होता है और एक मतलब जो है शोषित होता है। तो जो शोषित होते हैं उनको ही मतलब जो है प्रताड़ित माना जाता है, प्रताड़ित हैं। और जो मालिक है वो कभी उसको नौकर जो है प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो समाज जो व्यवस्था बनी है उसमें ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 मतलब समाज को वर्गीकरण किया गया 4 हिस्सों में, जो धार्मिक रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आते हैं। आप मानते हैं कि उनका एक्ट नहीं बनना चाहिए उनके सुरक्षा के लिए सवर्णों का? नहीं, वो तो आज मतलब उन्हें आप समझते हैं कि जब आरक्षण मिल रहा था लोगों के लिए, जब आरक्षण मिल रहा था और जब उन्हें देखा कि सशक्त हो गए आरक्षण वाले लोग, तो पहले तो उसका आरक्षण का विरोध करते थे जो जनरल कास्ट के लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो मतलब ना तो इनको हम ख़त्म कर पा रहे हैं और ये तो उससे संपन्न भी होते चले जा रहे हैं और मतलब उनसे ज़्यादा संपन्न हो रहे हैं जनरल से भी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें भी लेना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने SC/ST का विरोध करने की बजाय इस सरकार में जो मोदी सरकार आई, इसमें 2018 में उन्होंने उनको EWS का आरक्षण दिया। EWS का जो आरक्षण है वो सवर्ण क्लास के लिए 10% आरक्षण दिया गया है, चाहे भले ही उनकी संख्या कितनी हो, लेकिन लमसम दे दिया उन्हें। 10% मिलेगा हर स्टेट में, हर सेंटर में और हर जगह मिलेगा। मतलब शिक्षा में भी मिलेगा, नौकरी में मिलेगा। उसके ऊपर डेटा हो या ना हो, हमारे लिए तो डेटा की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार उनकी है, मतलब उनके जो लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, उनके लोग इसमें बैठे हुए हैं, क्या नाम है, राजनीति में बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो उनका जो निर्णय है
वो अपने लोगों के लिए 10% दे रहे हैं बिना डेटा के, और उस पर कोर्ट भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। हमारा जब केस होता है तो उसके ऊपर कोर्ट कहता है कि भाई प्रमोशन में आरक्षण और ये सब, तो इसका डेटा लाओ, क्वांटिफाइड डेटा लाओ। तो वो क्वांटिफाइड डेटा होता नहीं है, जो जाति के आधार पर कोई गणना नहीं हो रही। तो क्वांटिफाइड डेटा हम लाएं कहाँ से, उन्हें पता है कि इनके पास है ही नहीं। तो हमारा वो केस जो है हमारे खिलाफ चला जाता है। लेकिन उनके केस में तो डेटा ही नहीं मांगा उसमें, EWS में। सीधे शब्दों में बताएं ना हमारे दर्शकों को, SC/ST एक्ट तो सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए तो बना है एक्ट, उनके सम्मान के लिए कौन सा एक्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जब हम क्यों कहें बनना चाहिए, जब मतलब जो है जिसने जाति बनाई, काशीराम साहब कहते थे कि जाति हमने नहीं बनाई है, जाति जो बनाने वाले दूसरे लोग हैं। और हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो ये जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब हमारे कबीर हैं, फुले हैं, और मतलब जो रैदास हैं, ये सब लड़ते रहे जाति के खिलाफ लड़ाई। लेकिन जाति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो, जाति और बढ़ती चली गई, और एट्रोसिटी भी बढ़ती चली गई। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और एट्रोसिटी और हमारे जाति का उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है, और जातियों में से जातियाँ और पैदा होती चली जा रही, कम नहीं हो रही जातियाँ। लेकिन मैं क्यों इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूँ? काशीराम जी ने ये कहा कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, जाति का, जो इन्हें हथियार अपने फायदे के लिए बनाया है मनु महाराज ने, तो उनका फायदा होता है। वो खुश होते हैं जब हमारा आदमी पिटता है, तो उनको खुशी मिलती है उसमें, इसीलिए तो पीटते हैं। जब उनको दुख होने लगेगा इस जाति से, तो वो इस जाति को ख़त्म करने के लिए स्वतः ही आगे आएंगे। इसलिए काशीराम साहब ने कहा कि मैं बजाय मतलब जाति को ख़त्म करने की लड़ाई लड़के जातियों को जोड़ने का काम करूँगा। जो हमारी पीड़ित जातियाँ हैं उनको जोड़ूंगा, और जोड़ करके उनका समाज बनाऊंगा। सर जातियों को तोड़ करके समाज बनाऊंगा। जब समाज बन जाएगा तो समाज शक्तिशाली होगा, और समाज से जो ताकत निकलती है राजनीति की। जब राजनीतिक ताकत बनेगी तो राजनीतिक ताकत के आगे सारी ताकतें जो है बौनी पड़ जाती हैं। क्योंकि जो पुलिस की पिटाई से बड़ी किसी की पिटाई गुंडे की नहीं होती। जब जिधर मतलब गुंडा अगर बढ़ता है तो पुलिस के उससे सह से बढ़ता है। अगर पुलिस वाले चाहें तो वहाँ गुंडागर्दी 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है। और पुलिस के ऊपर किसका चलता है? मंत्री का चलता है। मंत्री के ऊपर किसका चलता है? प्रधानमंत्री का चलता है। तो जो गुंडागर्दी जो होती है ऊपर से होती है। तो इसलिए अगर नीचे वाला सही कर सकता है इसको, जिसके पास वोट की पावर है। सर एक चीज़ और हमारे दर्शकों को समझाइए आप, क्रीमी लेवल में दोहरा मापदंड क्यों है कि सवर्ण जो है जिसको EWS में गिना जाता है वो उनको बाहर रखा है, और ST/ST OBC को अंदर लिया है कि उनको क्रीमिनल लगेगा? ऐसा नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब यह है, EWS का जो आरक्षण है उसमें SC/ST और OBC नहीं ले सकता। पहली बात नहीं, क्रीमी लेयर सुनो क्रीमी लेयर की बात बता रहा हूँ, समझना पड़ेगा ना इस चीज़ को। तो वो नहीं ले सकता SC/ST OBC का। और उनके ऊपर जो क्रीमी लेयर है वो SC के लिए नहीं है। क्रीमी लेयर SC पे कोई क्रीमी लेयर नहीं है अभी तक। OBC के ऊपर क्रीमी लेयर है। OBC के ऊपर है कि 8 लाख तक की जिनके परिवार की आय है उसका बच्चा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मांग किया जा रहा है SC में कि इनके अंदर क्रिमिनल लागू मांग की बात है, लेकिन मैं अभी प्रावधान बता रहा हूँ। प्रावधान क्या है? जब प्रावधान ही नहीं समझोगे आप तो मांग क्या समझोगे? क्या है और क्या होने मांग की जा रही है। तो चूँकि बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में होती हैं, जानते ही नहीं है। तो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि पहले जानो फिर उसको मानो। तो पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। तो ये 8 लाख रुपए उनकी है, मतलब जो दायरे में आते हैं। और 8 लाख रुपए उनकी भी मतलब अब कर दी उनने कि जो सवर्ण क्लास के लोग हैं जो EWS में, उनको भी 8 लाख है और इनके भी 8 लाख है। और उसमें उसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं, पक्का कच्चा मकान, प्लॉट, मोटरसाइकिल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं यहाँ पे मतलब उनको सारी चीज़ों को बिना देखे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो वो उनके क्राइटेरिया हैं, लगभग मतलब समान क्राइटेरिया मतलब किए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको बदला जाना चाहिए, इस क्राइटेरिया को। पहले तो मतलब जो है ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो आधार बनाया है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उनके लिए पहले से ही जो जिनको सवर्ण क्लास आप बोल रहे हो 50% तो उनका हिस्सा है ही। लेकिन वो उससे ज़्यादा 77% डेटा है। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का डेटा देखो, 77% पे वो नौकरी कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मतलब जो है, जो क्या नाम है, जो क्लास 1 की नौकरियां हैं
जिसमें IAS IPS भी हैं, उसमें तो 90% कर रहे हैं सेक्रेटरी की पोस्ट पर, तो 99% तक कर रहे हैं। तो पहले तो उनकी बात करो ना, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो जिसके अंदर न्यायाधीश हैं, कितने तुम्हारे उसमें न्यायाधीश हैं? OBC का एक भी नहीं है। तो इसी तरह से आप वाइस चांसलर की बात करो, उसमें एक ही नहीं है, टॉप की पोस्ट है। और नीचे नौकरियों की जो बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर रिजर्वेशन है, क्लास 3 तो 4 तो ख़त्म ही हो गया, आप क्लास 4 नहीं है नौकरियों में, क्लास 3 है और क्लास 2 है और क्लास 1 है। इसकी नौकरी में जो रिजर्वेशन जो आता है, उस रिजर्वेशन में पहले से ही सवर्ण क्लास के लोग 77% हैं, जो डेटा बोल रहा है पीछे का। तो उनको EWS की क्या ज़रूरत है अलग से लेने की? और उसमें भी सवर्ण क्लास के लिए EWS दिया जाएगा, तो कहाँ से लाएंगे उसमें से? उन्होंने मतलब जो 50 के अलावा जो और कोटा है, मतलब 77 ले गए हैं, और 10 कहाँ से लाएंगे वो? और तो पहले मतलब ये था कि जनरल का मतलब ये होता है ओपन कैटेगरी। कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, EWS नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी का मतलब ये होता है, अभी एक केस आया है राजस्थान का, वो शेड्यूल कास्ट का ही मतलब बच्चा है और मेरिट में आ रहा है, तो उसको जनरल में ना दे करके शेड्यूल कास्ट में डालते थे। तो जो आप EWS में जनरल का कोटा है कि जनेऊ का कोटा है? वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि EWS में वो जनरल का कोटा है। तो जनरल में तो SC भी आएंगे, OBC भी आएंगे, बिल्कुल सवर्ण भी आएंगे। अब वो जनरल को SC ST में नहीं मानते, वो मानते हैं कि जो सवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, यही जनरल हैं। ये मतलब हो गया ना EWS का। लेकिन संविधान की भाषा में क्या है? पर वो जनरल नहीं है, ओपन कैटेगरी है। जनरल को करके उसको ओपन कैटेगरी बोलना चाहिए, ओपन फॉर ऑल, वो जनरल होता है। और वो जनरल की परिभाषा क्या बना दी है? जैसे मान लो दलित बोल देते हैं, दलित में तो OBC के लोग भी आते हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि हम दलित हैं। इसी तरह से आप शूद्र बोलते हैं, शूद्र में तो वो मानते हैं अछूत लोग हैं, यही शूद्र होते हैं, जबकि वो शुद्ध अछूत तो शूद्र में आते ही नहीं है, वो 5वें वर्ग में आते हैं। जो शूद्र हैं वही हैं जो OBC के जो लोग हैं, जो किसान हैं, कुर्मी हैं, ये असली शूद्र हैं। और ये शूद्र जो अछूत लोग हैं, जिनको आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ये तो किसी में आते ही नहीं थे। तो पर वो परिभाषा ये बन गई, ये सब अछूत तो ये हैं, शूद्र जो हैं ये हैं, हम शूद्र नहीं है, जबकि असली शूद्र तो वही हैं। अब धीरे धीरे करके जब काशीराम जी का आंदोलन चला, तो ये समझ में आने लगा शूद्र असली कौन है। एक शूद्र है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, एक शूद्र जातियां हैं, एक अतिशूद्र जातियां हैं। उन्होंने अतिशूद्र जातियां उन्हीं को कहा जिनको अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको उन्होंने बोला अतिशूद्र, और उनको बोला शूद्र। तो दोनों को मिला के उन्होंने बोला क्या नाम, बहुजन समाज। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ, आप लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। देते हैं। तो अभी राम भद्राचार्य ने एक वाइफ का फुल फॉर्म बताया है। उन्होंने कहा कि वाइफ का फुल फॉर्म होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, मतलब औरतें जो है इंजॉय के समान है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, मैंने तो सुना नहीं उनका बयान, मैं बाबाओं का बयान कोई मतलब सुनता ही नहीं हूँ। जब ना अखबार में पढ़ता हूँ ना उसमें पढ़ता हूँ, जब भी आता है तो फिर मैं कहता हूँ बेकार की बात करेंगे बाबा, जिनको ज्ञान नहीं है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, PhD होल्डर है, और बाबा मतलब कुछ भी नहीं जानता है, अब वो मतलब कुछ भी बोल देगा, तो उसकी बात के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम उसकी वैल्यू बढ़ाएं क्यों? उसके ऊपर हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उसको अगर जीरो करना है तो उसको चर्चा में नहीं लाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप चर्चा करोगे तो आप उसको सम्मान दे रहे हो और आप उसको बढ़ा रहे हो, चाहे भले ही आप गाली भी दो। अगर कोई हमें गाली देता है और हम गाली को लेते नहीं है, मान लो बुद्ध ने यही कहा है कि बार बार अगर मुझे कोई गाली देता है और मैं गाली नहीं लेता हूँ, तो फिर वो किसके लिए कहाँ जाएगी वो गाली? कह रहे उसी के पास रह जाएगी जिसकी है। चलो ठीक है सर, इस तरह में शंकराचार्य की बयान इसी तरह से अभी कुंभ मेला में शंकराचार्य अभी मित्तरानंद सरस्वती हैं, वो उनको सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि आप रथ लेकर नहाने जाओ। वो वही शंकराचार्य हैं जो बाबा साहब को तरह तरह का अपमानित कहते हैं कि मनुस्मृति केवल संविधान भारत का नहीं पूरे विश्व का संविधान है मनुस्मृति, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया। वही शंकराचार्य, कैसे उनका देख रहा हूँ जो अत्याचार हो रहा कुंभ के मेले में? देखिए, मैं इन शंकराचार्य की तो बात बाद में करूँगा, पहले मैं उन शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ जो असली शंकराचार्य थे। जब विवेकानंद तो कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वेदों का बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण थे।
तो एक मतलब क्या नाम है, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? शिकागो में। सभी जानते हैं, उन्होंने खुद ही किताब लिखी है विवेकानंद अपनी। शिकागो में उनको मतलब पूछा कि आप कौन से धर्म की तरफ से रिप्रेजेंट कर? हिंदू धर्म की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेद पे बोलेंगे, वेदांत पे बोलेंगे, लेकिन उनको समय नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा शंकराचार्य की चिट्ठी लाओ, जो शंकराचार्य हैं उनकी चिट्ठी लाओ, तब हम तुम्हें बोलने देंगे। तो शंकराचार्य की चिट्ठी उनके पास नहीं थी, उन्होंने दी ही नहीं थी उनको, और शंकराचार्य भी गए नहीं थे। तो अब बहुत प्रॉब्लम होगी। विद्वान आदमी विवेकानंद उस समय मतलब जो है उनकी हेल्प करी विवेकानंद की। किसने करी? जो भंते अनागरिक पाल थे लंका के, उन्होंने कहा कि जो मुझे समय मिला है उसमें से आप इनको दे दो। क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य को तार भेजा वहाँ से। पहले ये टेलीफोन तो चलते नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, तो उन्हें तार भेजा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने भेजा है इनको? कहने हमने नहीं भेजा, और शूद्र को कोई अधिकार नहीं है धर्म के ऊपर व्याख्यान करने का। बोल दिया उनने। जब बोल दिया तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे शामिल कर सकते हैं? तो अपने समय में से काट करके भंते नागरिक पाल ने उनको मतलब दिया। उनको 5 मिनट दिए गए थे। फिर बाद में वो ज़्यादा बोले थे, उन्होंने कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो इनके लिए। तो उनका उस समय भी मतलब भंते अनागरिक पाल ने, देखिए जो मानवतावादी धर्म है या मानवतावादी धर्म के जो लोग हैं, मानवतावादी इंसानियत रखने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा इंसान की कदर करते हैं। महिला हो या जेंट्स हो, दोनों ही मतलब समान हैं। और बाबा साहब ने भी समानता का अधिकार महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए जेंट्स के बराबर लाने के लिए, समान वोट का अधिकार उनको दिलवाया, समानता। अब ये बाबाओं की क्या वो औकात है जो मतलब बोलेंगे अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मतलब उसके खिलाफ बोलेंगे? वो तो क्या कह सकते हैं उसको? इंसान कह सकते हो आपको? वो तो जानवर ही है। एक मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को समुद्र में निकल के खा जाती है। एक जंगल में मतलब जो कमज़ोर होता है जानवर, उसको खा जाता है जो मजबूत जानवर। तो व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि कमज़ोर का संरक्षण हो, और कमज़ोर भी मतलब उसके बराबर मतलब धीरे धीरे करके बराबरी पा सके। इसलिए कमज़ोर जातियाँ जो थीं, जिसको आप कह रहे हो कि ठाकुरों के लिए भी बना दो एक्ट, तो वो जो मजबूत हैं, जो शेर है और एक बकरी है, उसको तो बकरी को संरक्षण की जरूरत है कि शेर को जरूरत है? शेर से तो बैठे डरते हैं लोग, कानून बनाने की क्या जरूरत है? उसके नाम से ही डरते हैं। अब अपने आप मतलब किसी को बोलते नहीं हैं। हम कहे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, और मतलब अब वो ठाकुर साहब कहेंगे एक अछूत का लड़का है, उसके माँ बाप हमेशा उसका खेत जोतते रहे हैं, उससे कहेंगे भैया आओ बैठो जी, वो डर के मारे खुद ही नहीं बैठेगा, वो जमीन पर बैठता है उसके सामने आकर के। तो आप क्या उसको बराबरी पे कह सकते हैं? बराबरी पे है। जब हाँ ये है कि बाबा साहब के उसके अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वो कलेक्टर बन जाता है और जो लाल बत्ती लेकर के गाँव में जाता है, तो वही ठाकुर साहब उसके नीचे बैठते हैं और वो कलेक्टर साहब ऊपर बैठते हैं। ये होता है संवैधानिक परिवर्तन। तो परिवर्तन करने के लिए हमें मतलब जहाँ पे हो सकता है वहाँ परिवर्तन करना चाहिए। आपको शिक्षित होने की बात करनी चाहिए। महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षित बनो, आप अपने आप आ जाओगे। अपने आप कहेंगे इनको ज़रूरत नहीं है। आज क्यों कह रहे हैं कि SC ST पे क्रीमी लेयर लगना चाहिए? वो सोचे आज संपन्न हो गए हैं, लेकिन आज इनको ज़रूरत नहीं है आरक्षण की। कौन कह रहा है? हम थोड़ी कह रहे हैं जी। लास्ट सवाल सर, अभी लखनऊ के एक लड़का 14 साल का अस्मित गौतम है, वो सवाल पूछ रहा सरकार से, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया। लेकिन उसी के पैरेलल एक गोलू करके हैं, वो श्लोक याद करते प्रवचन करते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से गडकरी जी अवार्ड दे रहे हैं। तो ये दोनों का कैसे देख रहे हैं? ये वो भाई इसलिए ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो और हम तुम्हें मतलब अपमान मतलब जो दे रहे हैं आपके लिए ये देते रहेंगे, और तुम लेते रहो, साड़ी लेते रहो, 5 किलो अनाज लेते रहो, मज़ा करते रहो। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो ऐसे ही पिटोगे। यही मतलब है उनका कहने का। सरकार बनाओ उनकी खूब। वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया कि भाई सरकार अपनी बनाओ, और तुम उनकी सरकार बना रहे हो। फिर कहेगा जब तुम मतलब शेर के लिए उसके गले में माला पहनाओगे तो वो तो आपको क्या काम? शेर का धर्म क्या है? आपको खाना है। वो आपके ऊपर कोई माला थोड़ी चढ़ाएगा, वो तो खाएगा ही। 1 को खाएगा, 2 को खाएगा, और आप समझोगे ही नहीं। आपके लोग ही तो जा करके वहाँ पे पैर छूते हैं। आपके जो लोग तो टिकट मांगते हैं वहाँ पे, और वोट भी वही देते हैं, वही सरकार बनाते हैं। तो आप मतलब जो है आपको एक्शन ये लेना चाहिए कि आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना चाहिए। BSP की सत्ता लाइए, ये सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।
चलो धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, किस तरह ही हमारी बातचीत रही, आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं। आपसे निवेदन है, विनती है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को देखें, पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।